गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट किया था जो बीटेक इंजीनियरिंग में चलता है, और उसका फर्स्ट लेक्चर मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें कि मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स में हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडीज, उसके बाद फोर्सेस के इफेक्ट, मतलब क्योंकि मैकेनिक्स की परिभाषा क्या कहती है कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, या बेहतर कहें साइंस की, जिसमें फोर्सेस को स्टडी करते हैं, उसको इफेक्ट को स्टडी। तो इफेक्ट पढ़े, बॉडी पर फोर्स लगेगा तो बॉडी सीधी भी जा सकती है, बॉडी घूम भी सकती है, बॉडी घूमते हुए भी चल सकती है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स पढ़ा, यानी कि फोर्स को पढ़ने के लिए आपको उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पर वो अप्लाई हो रहा है, किस जगह बॉडी के किस बिंदु पर अप्लाई हो रहा है, कितना उसका मान है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितने एंगल पर लग रहा है, ये सब चीजें हम लोगों ने कल स्टडी करी थी। तो उसी में आज हम आज का दिन आज हमारा लेक्चर 2 रहेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो इसमें बेटा हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे आज थोड़ा टाइम देके, दैट इज फोर्स सिस्टम। ओके, फोर्स सिस्टम बहुत ही आसान चीजें हैं अभी, क्योंकि शुरुआत में सारी थ्योरी कवर कराना जरूरी है, तब कहीं ना कहीं सब चीजें क्लियर रहती हैं। कोई नाम अचानक से आ गया, वो चीज कहने सर डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा दीजिए, थ्योरी क्या कराना है। नहीं भैया, थ्योरी के भले थ्योरी इजी हो, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सिस्टम की। तो सिस्टम तो आप जानते ही हैं, सिस्टम का नाम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ साइंस में आता है या साइंस एंड फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। इवन की हम बात करते हैं जब सिस्टम की, इंडिया के सिस्टम की, स्टेट के सिस्टम की, तो सिस्टम एक कॉमन वर्ड है और हर एक जगह उसका अलग अलग मीनिंग है। तो फिलहाल यहाँ पर मीनिंग बहुत सिंपल है। जैसे फोर्स सिस्टम है, तो हम कहेंगे भैया फोर्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, अलग अलग मान के, अलग अलग दिशाओं में। इस तरह के सिस्टम को हम लोग फोर्स सिस्टम कहते हैं। यानी कि बहुत ही सिंपल है, यानी कि एक से ज्यादा फोर्स होना चाहिए, एक अकेला बल नहीं हो सकता। एक अकेली चीज कभी भी सिस्टम नहीं कहलाती है। यानी कि सिस्टम को होने के लिए कम से कम उसके दो हिस्से होने चाहिए, दो कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए, दो पार्ट जरूर होने चाहिए। तो ऐसे यदि हम फोर्स सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो भैया एक अगर अकेला फोर्स बॉडी पर लग रहा है तो वो कभी फोर्स सिस्टम नहीं कहलाएगा। तो फोर्स सिस्टम का मतलब है अ सिस्टम in which there are many मतलब कई सारे, many forces acting on a body of different magnitudes, अलग अलग मान के होंगे, of different magnitudes and different direction, डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब एक ऐसा समूह, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे बल होंगे, अलग अलग मान के और अलग अलग दिशाओं के। यानी कि फोर्स सिस्टम की डेफिनेशन बहुत ही इजी है। चलिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई फोर्स सिस्टम का विभाजन, यानी कि फोर्स सिस्टम आप किस तरह देख रहे हैं सिस्टम को। ठीक है, कितने टाइप के फोर्स सिस्टम होते हैं या क्लासिफिकेशन। कई बार ये चीज थ्योरेटिकल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि फोर्स सिस्टम मतलब फोर्स सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं, सब चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कभी कभी थ्योरी में पूछी जाती है 2 या 3 मार्क्स की फोर्स सिस्टम। तो जहां तक बात करेंगे कि फोर्स सिस्टम की, तो फोर्स सिस्टम को हम बेटा दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, या इसको दो टाइप्स होते हैं। एक होता है दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर। अभी इन शब्दों से घबराना नहीं है, कोप्लेनर सिस्टम। वैसे तो उसका पूरा नाम होना चाहिए कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, लेकिन अगर हम, क्योंकि अभी हम फोर्स की पढ़ाई करें, मैकेनिक्स की पढ़ाई करें, तो जाहिर सी बात है फोर्सेस की ही चर्चा होगी। तो यानी कि पहला जो नाम है वो हमारा कोप्लेनर सिस्टम है, और दूसरा नाम भी बहुत ही सिंपल है भैया, एक कोप्लेनर होगा तो एक नॉन कोप्लेनर होगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो एक कोप्लेनर होगा और दूसरा होगा नॉन कोप्लेनर सिस्टम। ठीक है, जब बात करते हैं हम लोग किसकी, कोप्लेनर सिस्टम की, तो देखिए कोप्लेनर सिस्टम की इसका मीनिंग अगर आपको ढूंढना है कोप्लेनर का, तो मतलब है इसमें दो वर्ड पकड़ लीजिए, एक को पकड़ लीजिए और साथ में एक और शब्द पकड़ लीजिए, दैट इज प्लेन। यानी कि को प्लस प्लेन। जो इस बात को समझ पाएगा उसको बहुत आसानी, कभी अगर एक मार्क्स की डेफिनेशन भी आती है व्हाट डू मीन बाय कोप्लेनर सिस्टम, तो बस आप समझ लीजिए को प्लस प्लेन। तो को का मतलब होता है हमेशा साथ साथ, यानी कि हम लोग साथ साथ हैं, एक साथ हैं। को में जैसे आप करते हैं को एजुकेशन,
को एजुकेशन का मतलब है लड़के लड़कियां या बॉयज और गर्ल्स एक साथ पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में। कोई स्कूल बिल्कुल प्योरली गर्ल्स का होता है, कोई प्योरली बॉयज का होता है। अब जैसे इंजीनियरिंग में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ लड़कियां गर्ल्स भी आती हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स भी होती हैं, बॉयज स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो हम उसको को एजुकेशन कहते हैं। तो को का मतलब जब भी को वर्ड कहीं पर भी आए, कोई जरूरी नहीं कि साइंस में आए, फिजिक्स में आए, कहीं पर भी आए, इंग्लिश में भी आए। कोऑपरेट, कोऑपरेट यानी कि को मतलब साथ साथ ये दोनों लोग भैया मिल के काम करो, या अलग अलग ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करो, एक साथ मिल के काम करो, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेट। यानी को वर्ड सिंपल है। अब बात आती है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको ये समझना है, हमको ये समझने के साथ ही फील करना है कि भाई प्लेन क्या होता है। हम कई बार ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम याद कर लेते हैं, डालते हैं कि प्लेन क्या होता है। तो जब भी एक प्लेन आए, ये कोई एरोप्लेन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है कि दो डायमेंशन, यानी कि सिर्फ दो विमाओं की चर्चा होगी। यानी कि दो विमाओं का मतलब है, जैसे मान के चलिए आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड इतना पतला है, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो कम है, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो समझ लीजिए एक एक्सिस ये रही, मान के चलिए खड़ी एक्सिस को हम वाई एक्सिस कह लें, और ये वाली जो बैठी हुई एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कह लें, और ये ओरिजिन है। तो इन दोनों एक्सिस से मिलके ये समतल बना है, इन दोनों एक्सिस से मिलके ये प्लेन बना है, इन दोनों एक्सिस से मिलके जो क्षेत्र बना है, ये एरिया बना है, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन। यानी कि प्लेन बिल्कुल सीधा होगा, मतलब कोई जरूरी नहीं बिल्कुल ऐसा टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन वो दो, सिर्फ उसमें दो डायमेंशन, यानी कि दो डायमेंशन से मिलके क्षेत्र बनेगा, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन। उसको हम प्लेन कह सकते हैं। यानी कि प्लेन की बात आएगी तो सिर्फ दो विमाओं की बात आएगी, यानी कि टू डायमेंशन। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं एक्स वाई प्लेन, आपने सुना होगा एक्स वाई प्लेन, या फिर हम लोग कहते हैं भैया कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन, या फिर एक्स जेड प्लेन, ये चीजें। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस से मिलके जो समतल बना है वो एक्स वाई प्लेन है। और y और z कोई भी दो एक्सिस को आप इस मतलब किसी कमरे को ही देख लीजिए, कमरे के एक कोने पर खड़े हो जाइए, एक तरफ आप x एक्सिस मान लीजिए, एक तरफ y एक्सिस मान लीजिए, एक तरफ z एक्सिस, किन्हीं भी दो एक्सिस को पकड़ेंगे तो आपको पूरी दीवार, फर्श, छत ये सब मिलेंगे। तो यानी कि उसको हम एक प्लेन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो कोप्लेनर सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आप कहोगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम सर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बॉडी पर फोर्स लगाइए, लेकिन अगर हम सिर्फ फोर्सेस को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो फोर्सेस सिर्फ एक प्लेन में है, मतलब कहीं इधर उधर नहीं हो रहे, मतलब एक समतल में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोप्लेनर सिस्टम की बात कर रहे हैं, मान के चलो ये व्हाइट बोर्ड है, यही एक बॉडी है, इस बॉडी पर, इस पूरी बॉडी पर, इस कोने पर हमने एक फोर्स लगाया, ऐसे मान के चलिए कोई ऐसे लगा दिया टेढ़ा, कोई ऊपर की तरफ लगा दिया, कोई ऐसे नीचे की तरफ लगा दिया। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हमने अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे फोर्सेस लगाए हैं इस बॉडी पर। तो आपको बॉडी को नहीं देखना है, इन फोर्सेस को ध्यान से देखना है। तो आपको लगेगा कि ये सारे फोर्सेस इसी समतल में हैं, इसी समतल में है, यानी कि ये फोर्सेस सारे के सारे क्या हैं, कोप्लेनर हैं। अब इनमें से एक फोर्स उठ के इधर कहीं आ जाए, मतलब आगे कहीं आ जाए, तो भाई वो फिर वो प्लेन में नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी तीन लोग तो एक प्लेन में, उस चौथे के लिए हम क्या करें, तो चौथे के लिए आपको एक अलग प्लेन कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि एक से ज्यादा प्लेन तब हो जाएंगे, जब एक से ज्यादा प्लेन होंगे तो बेटा वो कोप्लेनर नहीं होगा, तब वो हो जाएगा नॉन कोप्लेनर। नाम उसका भले ही नॉन कोप्लेनर हो, नाम द नेम इज नॉन कोप्लेनर, बट इफ वी रिक्वायर मोर देन वन प्लेन, यदि हमें एक से ज्यादा प्लेन की जरूरत पड़े फोर्सेस के समूह को दिखाने के लिए या उनको बताने के लिए, उनका जिक्र करने के लिए, तब हमारा सिस्टम नॉन कोप्लेनर सिस्टम हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कोप्लेनर की। तो आपको समझ में आया, बोर्ड है, ये बोर्ड पूरा एक प्लेन है, इसी प्लेन पर अगर फोर्सेस लग रहे हो तो ये चारों फोर्सेस भैया एक ही प्लेन में है, कोई फोर्स अलग से हटके नहीं है, कोई उस कोने पर नहीं है, कोई इधर कोने पर नहीं है, क्योंकि ये तीन, अगर इनमें से कोई हटके दूसरी जगह चला गया तो तीन लोग तो एक प्लेन में होंगे, चौथे को थोड़ी आप उस प्लेन में, तो उसके लिए आपको किसी और दूसरे प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के सिस्टम को हम कोप्लेनर सिस्टम कहते हैं। अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो बहुत सिंपल है, इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, बल लग रहे हैं, यदि वो एक समतल या एक प्लेन में है तो उसका नाम है दैट इज कोप्लेनर सिस्टम। ठीक है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब बात आ रही है नॉन कोप्लेनर सिस्टम की। तो नॉन कोप्लेनर का मतलब है कि भाई आपकी, जैसे यहां पर तो सिर्फ दो विमाएं कवर हो रही थी, यानी कि टू डायमेंशन, लेकिन यहां पर आपका आ जाएगा थ्री डायमेंशन, यानी कि तीनों डायमेंशन, तीनों विमाओं की जरूरत आपको पड़ेगी फोर्सेस को डिस्क्राइब करने के लिए, फोर्सेस के बारे में जानकारी देने के लिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉन कोप्लेनर। तो हम यहां कह सकते हैं कि मोर देन वन प्लेन, मोर देन वन प्लेन, हम ये कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, द फोर्सेस आर इन
द फोर्सेस आर इन मोर देन वन प्लेन, मतलब जो फोर्सेस होंगे आप उनको एक प्लेन में, एक समतल में इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, यानी कि पूरे x y z की आपको, तीनों एक्सिस की आपको जरूरत पड़ेगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, तो हमारे जो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बनाई गई है, हमारी ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बनाई, कुछ केसेस छोड़ के अगर कहीं एक आध जगह देखें, कभी कभी पेपर में कुछ एक कभी कभी 3 डायमेंशन की बात भी आ जाती है, लेकिन अन्यथा अगर हम देखें 90% या 95% केसेस में हम लोग को नॉन कोप्लेनर सिस्टम की पढ़ाई नहीं करनी है, यानी कि हमको ये मान के चलना है कि जितने भी फोर्सेस बॉडी पर लग रहे हैं वो एक ही प्लेन में। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब एजम्पशन भी लेने पड़ते हैं, मान के भी चलना पड़ता है, कोई जरूरी हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही प्लेन में सब चीजें होंगी, कहीं ना कहीं दूसरे प्लेन की या एक कोई फोर्स अलग हो जाएगा, लेकिन हम कभी कभी ऐसा मान के चलते हैं कि सारे फोर्सेस हमारे एक ही प्लेन में हैं, एक ही प्लेन तक हम उसको सीमित कर देते हैं या एजम्पशन कर लेते हैं, तो हमारी जितनी भी पढ़ाई की जाएगी वो अधिकतर कोप्लेनर सिस्टम की होंगी। ऐसा नहीं कि नॉन कोप्लेनर सिस्टम की बहुत टफ होती है, थोड़ा क्योंकि एक्सेस बढ़ जाती है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, वैसे ये सिलेबस में ये चीज आपकी नहीं है। तो ये हमारा फोर्स सिस्टम विभाजित हुआ है 2 भागों में, एक का नाम है कोप्लेनर सिस्टम और दूसरे का नाम है नॉन कोप्लेनर सिस्टम, ठीक है। अब चूंकि हमको नॉन कोप्लेनर सिस्टम की ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, तब भी आगे चल के थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, कर लेंगे, या तो हमें ज्यादा डिस्कस करना है अच्छे से कि भाई कोप्लेनर तो आपने बता दिया कि भाई एक प्लेन में सारे फोर्सेस होंगे, लेकिन इस कोप्लेनर के अलावा इस कोप्लेनर में भी तो कई प्रकार हो सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि इस कोप्लेनर के कितने टाइप्स हो सकते हैं, इस कोप्लेनर के कितने टाइप्स हो सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम किसकी, कोप्लेनर की। अगर आपको कभी चार्ट बनाना हो तो आप फोर्स सिस्टम के अंदर रहते हो, इसके नीचे फिर आप बना लीजिएगा। तो जब हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले एक फोर्स सिस्टम आएगा, दैट इज कोप्लेनर कॉनकरेंट, कोप्लेनर कॉनकरेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट, और अगला आएगा कोप्लेनर पैरेलल, ठीक है। ऐसे तो कई लोगों ने इसको एक और विभाजन दिया है, कोप्लेनर एंटी पैरेलल, ठीक है, वो चलेगा, वो उसके अंदर हो जाएगा। सबसे पहले कोप्लेनर, देखिए सब में नाम देखिए कोप्लेनर ही आया है, तो इसका मतलब बस आपको फिर ये मतलब समझ लेना है, कॉन्करेंट समझ में आ जाएगा तो अपने आप नॉन कॉन्करेंट समझ में आ जाएगा, और पैरेलल तो आप जानते हैं, सभी लोग हिंदी मीडियम वाले जानते हैं पैरेलल को समांतर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम, ठीक है। कॉनकरेंट, तो कॉनकरेंट का मतलब होता है सिंपल, मीटिंग एट अ पॉइंट, मीटिंग एट अ पॉइंट, किसी एक जगह पर मीट करना, किसी एक जगह पर मिलना, इस चीज को हम लोग कहते हैं कॉनकरेंट। मीटिंग एट अ पॉइंट का मतलब है कि एक बिंदु पर मिलना। बस यहीं पर हमको इसकी डेफिनेशन है, बस का मीनिंग पता चल गया है। यदि बॉडी पर फोर्स लगे हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पर हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने सतह ले ली, सरफेस ले लिया, सरफेस पर बॉडी रखी हुई है और इसके सेंटर पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बाह्य बल लगाया है F, ठीक है, मान के चलो किसी एंगल पर लगाया है थीटा। तो अगर हम इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को देखें तो देखिए ये फोर्स तो ऐसे ही लगी है, बॉडी का वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे दिखा सकते हैं W, वेट को W से डिनोट करते हैं, mg होता है जानते हैं। फिर उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। और मान के चलो इधर पीछे की तरफ एक फोर्स लगा देते हैं समझने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फोर्स है T, तो एक फोर्स हमने यहाँ बना दिया T। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक बॉडी लिया, बॉडी पर 2 फोर्स लगा रहे हैं, एक F लगा रहे हैं, एक T लगा रहे हैं, और बाकी 2 फोर्सेस ऑटोमेटिकली होंगे। एक तो चूंकि वस्तु है तो वस्तु का वजन जरूर होगा, वो नीचे लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और चूंकि बॉडी किसी सरफेस पर रखी है तो सरफेस उसको एक रिएक्शन देता है, एक रिएक्शन देता है सरफेस। जैसे अगर हम खड़े होंगे तो जब आप ध्यान से कभी सोचें अपने पाँव पर मतलब जो तला है जहाँ पर हमने चप्पल जूता पहन रखा है उसको टच करके यहाँ पर जरा जोर लगाइए तो आपको प्रेशर फील होता है। जब आप जोर लगाएंगे जमीन पर तो आपको लगेगा कि पाँव में
पाँव मतलब नीचे जो तलवे में है उसमें जो है एक प्रेशर महसूस हो रहा है, ऊपर की तरफ प्रेशर महसूस हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रेशर ही हमारा कौन सा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, जो कि सरफेस ने दिया, इस सतह ने इस बॉडी को एक नॉर्मल रिएक्शन दिया। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा आगे चल के करेंगे, नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कई बार इस नॉर्मल रिएक्शन का नाम आएगा। फिलहाल हम ये कह रहे हैं, एक जस्ट मैंने डायग्राम बनाया ताकि वो कॉन्करेंट सिस्टम कैसा दिखे। ऐसा नहीं कि फोर्स सिस्टम अलग से है, बॉडी पे ही लगेगा फोर्स, बस आपको उनको बॉडी को नहीं देखना, आपको बस फोर्सेस को देखना है, उन फोर्सेस को ध्यान से देखना है और समझ लेना है कि भाई वो कोप्लेनर कॉन्करेंट है कि कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट है कि कोप्लेनर पैरेलल है। यदि सारे फोर्सेस एक बिंदु पर मिलेंगे जैसे कि यहां पर मिल रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट। जैसा कि एग्जांपल है, एक बॉडी ले लीजिए, उसका फोर्स दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए, नॉर्मल वेट दिखा दीजिए। सर ये एग्जांपल बन गया आपका कोप्लेनर किसका, कोप्लेनर कॉन्करेंट का, ठीक है, कोप्लेनर कॉन्करेंट का। हम बात कर रहे हैं बेटा कोप्लेनर की, नॉन कोप्लेनर की तो चर्चा अब होगी ही नहीं, उसकी तो चर्चा होगी ही नहीं, तो हमारी जो चर्चा होगी वो कोप्लेनर की होगी। अगला आता है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, ठीक है, यानी कि सारे फोर्सेस एक बिंदु पर नहीं मिलेंगे। अगर हम कोप्लेनर कॉन्करेंट का डायग्राम बनाए तो डायग्राम ऐसे हो सकता है, एक पॉइंट ले लीजिए, एक फोर्स ऐसे दिखा दीजिए, जैसे आपको संबोधित करना है, तो एक फोर्स F1, एक फोर्स ऐसे हो गया दैट इज F2, और एक फोर्स ऐसे हो गया, एक फोर्स F3। अभी एग्जांपल है, तो आप ये मत सोचिए कि ये फोर्स मैंने पॉइंट की तरफ बनाया है, ये फोर्स भी पॉइंट की बिंदु की तरफ बनाया है, ये पॉइंट ये फोर्स बिंदु से डिफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी चूंकि आपको बस ये दिखाना है, अंदर आए चाहे बाहर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायग्राम है जो कि संबोधित कर रहा है कोप्लेनर कॉन्करेंट को, रिप्रेजेंट कर रहा है कोप्लेनर कॉन्करेंट को। अब आते हैं कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट के लिए भी आपने एक पॉइंट ले लिया, चूंकि इसका मतलब है नॉन कॉन्करेंट, यानी कि सारे फोर्सेस एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने एक फोर्स बनाया इस तरीके से, मान के चलते हैं इसका नाम F1 है, एक फोर्स कर, ये तो सारे लोग एक जगह पर मीट कर रहे हैं F3, तो आप देखिए कि इस पॉइंट पर F1 भी है, F2 पर F3 है, F4 है, ये तीनों लोग तो एक बिंदु पर मिल रहे हैं, लेकिन F4 देखिए कहीं हटके है, इसका मतलब है कि चौथा फोर्स उस जगह पर नहीं मिल पा रहा है, जबरदस्ती नहीं मिलाना है। मान के चलिए बॉडी है, इस बॉडी पर सारे फोर्सेस लग रहे हैं, रिजिड बॉडी ले लेते हैं, रिजिड बॉडी की बात कल हुई थी, तो तीन फोर्स एक जगह पर मिल रहे हैं, चौथा नहीं है। अगर मान के चलो आप बॉडी पर 100 फोर्सेस लग रहे हैं, उसमें से 99 फोर्सेस 99 फोर्सेस एक जगह पर मिल रहे हैं और 100 जो 100वां फोर्स है, 100th फोर्स है वो नहीं मिल रहा है, तब भी आपका सिस्टम कहलाएगा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ले लेते हैं, इस बॉडी को दो जगह पर यहां पर सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है, सपोर्ट दे दिया, मान के चलिए ये स्पेशल टाइप के सपोर्ट होते हैं बॉडी को सहारा देने के लिए, आगे चल के हम पढ़ेंगे इन चीजों को। तो सबसे पहले ये सपोर्ट है, मान के चलिए इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है, 20 न्यूटन का। अच्छा, अब यहां पर एक फोर्स यहां लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन का, ठीक है। समझ लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी को आगे चल के हम लोग स्पेशल नाम देंगे दैट इज बीम का। तो अभी समझ लीजिए आप हर चीज को फिजिक्स में मैकेनिक्स में हर चीज को बॉडी की तरह मान सकते हैं, तो ये है। तो अगर हम ये हमने एग्जांपल लिया है, बीम का एग्जांपल लिया है, तो इस बीम में आपको पूछेगा इस बीम में लगने वाले बल कैसे दिखाई देंगे। जैसे आपने देखिए, ये देखिए ये वाला केस क्या था, इस केस में फोर्स भी लगा था, ये एक दूसरा फोर्स लगा था, लेकिन आपको ये वाला अगर आप कहोगे सर बॉडी का तो सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर आप सोचोगे एक फोर्स लग रहा है, एक F लग रहा है, एक T लग रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप दिखाएंगे तो आपको बाकी सारे फोर्सेस भी दिखाने पड़ेंगे, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि बॉडी का वेट भी तो संभव है। तो इस तरह का डायग्राम जो ये बनाया जा रहा है, जिसमें सतह को हटा दिया गया है, सतह से फ्री कर दिया गया है, इस तरह के डायग्राम को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। आगे चल के हम बताएंगे पूरी डेफिनेशन, क्योंकि अभी इस सिस्टम्स को एक्सप्लेन करना है तो हमें ये नाम लेना जरूरी पड़ गया है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। इसके नाम देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि डायग्राम बनाइए बॉडी को फ्री करके, यानी कि बॉडी को सतह से फ्री कर दीजिए और उस पर लगने वाले सारे बलों को, सारे फोर्सेस को संबोधित कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। तो वही काम हमें यहां पर भी करना पड़ेगा।
वही काम हमें यहां पर भी करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए अगर हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मान के चलो चूंकि ये इस पर टिका हुआ है तो हो सकता है इस पर एक रिएक्शन मिल जाए, फॉर एग्जांपल N1, यहां से भी रिएक्शन मिल जाए, हो सकता है N2, एक से ज्यादा भी रिएक्शन होते हैं। चलिए अभी हम लोग दो ही रिएक्शन दिखा रहे हैं। फिर एक 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा, एक 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा। अब देखिए मान के चलते हैं हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे आगे बढ़ा दें, कल बताया था लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाना, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा दें, तो ये दोनों तो यहां पर मिल सकते हैं, लेकिन क्या ये वाला फोर्स N2 और N1 एक जगह मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। फिर दूसरा, अगर हम इस N2 की लाइन को पीछे नीचे और बढ़ा दें और इसको इस तरीके से बढ़ा दें, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इस जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन बाकी फोर्सेस उस जगह पर नहीं मिलेंगे। तो आप लाख जतन कर लीजिए, आप लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा के भी देख लीजिए, कोई दो फोर्स की मिले, क्योंकि टेढ़ा फोर्स है तो कहीं ना कहीं बाकी फोर्सेस से मिलेगा, लेकिन सारे फोर्सेस एक जगह पर नहीं मिलेंगे। तो ये एक एग्जांपल है हमारा, एक बीम है, बीम को सपोर्ट दे दीजिए और उस पर कुछ फोर्सेस लगा दीजिए, और ध्यान रखिएगा कि एक फोर्स थोड़ा सा टेढ़ा बनाइएगा, अच्छा बनाइएगा, किसी भी एंगल पर, कोई जरूरी नहीं एंगल यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, किसी थीटा एंगल दिखा नहीं भी दिखाना हो तो भी चलेगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोप्लेनर नॉट। एक प्लेन में तो है, एक प्लेन में तो एक समतल में ही मानेंगे। अगर कोई चीज एक प्लेन में नहीं भी होती तो मैंने कहा था कई बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक प्लेन में है, ताकि प्रॉब्लम्स इजी हो जाए। तीसरे डायमेंशन की, तीसरे विमा की बात नहीं करनी है। ओके, अब अगला फोर्स सिस्टम है हमारा कोप्लेनर पैरेलल। तो बस जैसा इसका नाम है वैसे ही हमको देखना है, कोप्लेनर पैरेलल। तो कोप्लेनर का मतलब है एक प्लेन में होंगे, लेकिन आपस में सबके सब क्या होंगे बेटा? समांतर होंगे। तो समांतर का मतलब है इसको इस कोप्लेनर पैरेलल को हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मान के चलो एक ट्रैक पर, एक रेलवे ट्रैक पर, एक पटरी पर एक ट्रेन रुकी हुई है, एक पटरी पर एक ट्रेन तो सीधी पटरी है, यानी कि स्ट्रेट ट्रैक, कहीं मुड़ी नहीं है, स्ट्रेट ट्रैक। जैसे आप देखते हैं कई बार मालगाड़ी रुक जाती है, लेकिन तो पटरी होनी चाहिए बिल्कुल सीधे होनी चाहिए, घूमनी नहीं चाहिए। अब घूमना इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो एक प्लेन में नहीं रहेगी, क्योंकि जब कोई चीज बॉडी घूम जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें प्लेन चेंज करना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा प्लेन लेना पड़ेगा। और वैसे भी हम पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ किसकी? कोप्लेनर की। तो यदि हम मान के चलो एक स्ट्रेट ट्रैक पर एक ट्रेन एट रेस्ट पर है, ट्रेन एट रेस्ट पर है, यानी कि बिल्कुल सीधा रेलवे ट्रैक, मतलब पटरी बिल्कुल सीधी पटरी है, कहीं मुड़ी नहीं है, और उस पर एक ट्रेन जो है वो रुकी हुई है या मालगाड़ी रुकी हुई है। तो अगर हम पैरेलल को देखें तो मान के चलो हम सबके सिर्फ वेट को कंसीडर कर रहे हैं, उनके जो भार है सिर्फ हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो मान चलो इसका वेट इधर होगा, मान चलो इंजन है, इसका वेट इधर होगा W1, इसका वेट इधर होगा दैट इज W2, इसका वेट इधर होगा दैट इज W3, इसका वेट इधर होगा दैट इज W4, इसका वेट इधर होगा दैट इज W5, और इसका वेट इधर होगा दैट इज W6। वैसे तो भाई क्योंकि ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है, तो जो उसके ट्रेन के पहिए हैं वो कहीं ना कहीं पटरी को टच करें तो वहां पर रिएक्शंस मिलेंगे नहीं, लेकिन अभी हम समझने के लिए हम सिर्फ वेट, कभी-कभी एग्जांपल को लेने के लिए हम सिर्फ एक सीमित बलों को भी देख सकते हैं, यानी कि लिमिटेड फोर्सेस को ही देख सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ वेट देख रहे हैं, यानी कि सबके वेट को यदि देखा जाए, सबके सिर्फ वेट्स को देखा जाए, तो सारे वेट्स ऐसे लगेंगे, बिल्कुल सीधा ट्रैक है और सब बिल्कुल एक मतलब एक जैसे साइज के बने हुए हैं। तो सबके जो ये फोर्सेस हैं वो बिल्कुल एक के पीछे एक होंगे। अगर पहला फोर्स इधर पर है, उसके जस्ट पीछे इधर है। ये नहीं कि पहला फोर्स इधर है तो दूसरा कहीं इधर भटक गया, तब तो वो प्लेन चेंज हो जाएगा। तीसरे का तीसरा वेट इधर है, चौथे का वेट इधर है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बराबर साइज के हैं, तो बराबर साइज होने की वजह से सबका जो वेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो एक ही जगह पर रहेगा। तो बिल्कुल एक के पीछे एक होंगे। अगर आप बिल्कुल सीधे देखेंगे, बिल्कुल सामने से देखेंगे, तो ये वाला आखिरी वाला वेट तो आपको दिखेगा अगर यहां से देख रहे हो, उसके आगे वाले नहीं दिखेंगे, तो बिल्कुल उसके सामने है। हाँ, बिल्कुल साइड से चले जाएंगे तो अलग बात है। इसीलिए आपको एग्जांपल ऐसा लेना है कि ट्रैक सीधा होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैक, अब आप समझ लीजिए ट्रैक अगर घूम गया तो पहले वाले का वेट हमको यहां दिखाना पड़ेगा, दूसरे का यहां दिखाना पड़ेगा, तीसरे का यहां दिखाना पड़ेगा, यानी कि एक से ज्यादा प्लेन की जरूरत पड़ जाएगी, तब वो कोप्लेनर नहीं हो जाएगा बेटा, तब वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर 2 में हम लोग इतना ही करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।